दुनिया के सबसे मशहूर और शायद सबसे ज्यादा मुतनाज़ा हीरे कोहे नूर की इस हैरत अंगेज और खून आलूद तारीख के तज्जिये में खुशामदीद। आज हम जिस मौजू पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक चमकते पत्थर का जिक्र नहीं है, बल्कि एक ऐसी दास्तान है जिसमें सल्तनतों का उरूज, लालच, जंगें और वो तबाही शामिल है जो इस हीरे को पाने की चाह में मचाई गई। तो चलिए सीधे इस दिलचस्प कहानी की गहराई में उतरते हैं। मुगल सल्तनत के बानी शहनशाह बाबर का ये कॉल सुनकर ही इस हीरे की अहमियत का अंदाजा हो जाता है। जरा तसव्वुर करें, उन्होंने अंदाजा लगाया था कि इस हीरे की मालियत इतनी ज्यादा है कि इससे पूरी दुनिया को एक दिन का खाना खिलाया जा सकता है। ये कोई मामूली बात नहीं थी। एक ऐसा शाकार था जिसने बड़े बड़े बादशाहों की नींदें उड़ा दी और सच पूछा जाए तो कई सल्तनतों को बर्बादी के दहाने तक पहुंचा दिया। पहला हिस्सा कोहिनूर का पुरअसरार आगाज। 13वीं सदी में काकतिया खानदान के दौर की बात है, जब मौजूदा आंध्र प्रदेश की कोलूर कानो में इस हीरे को पहली बार दरियाफ्त किया गया। यहाँ ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि उस जमाने में पूरी दुनिया के अंदर हीरों की कोई और कान मौजूद ही नहीं थी। हीरे सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की सरजमीन से ही निकलते थे। लेकिन वक्त के साथ इस हीरे के वजन में जो कमी आई, वो कहानी बड़ी हैरानकुन है। जब काकतिया बादशाह ने इसे पहली बार अपनी कुल देवी भद्रकाली के मुजस्समे की आंख में लगाया था तो इसका असल वजन तकरीबन 793 कैरेट था, और आज ये कटकटाकर महज 105.6 कैरेट रह गया है। आखिर इसने इतना वजन कैसे और कहां खो दिया? यही तो इसकी मुहिमजुई का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। तारीख के इन इब्तदाई अदवार को देखें तो ये हीरा एक हुक्मरान से दूसरे तक जिस तेजी से मुंतकिल हुआ वो सफर निहायत खूनी था। अलाउद्दीन खिलजी की फौज ने काकतिया खानदान को लूटा, फिर ये खिलजियों से तुगलकों, वहां से मालवा और ग्वालियर के राजाओं, और बिलाखिर 1526 की जंग में इब्राहिम लोदी की शिकस्त के बाद बाबर के कब्जे में आ गया। यानी हर तब्दीली के पीछे एक जंग और तबाही थी। दूसरा हिस्सा मुगलों का अनमोल खजाना। मुगल दौर में आकर ये कहानी एक नया रुख लेती है। हैरत की बात यह है कि यह हीरा हमेशा हिंदुस्तान में नहीं टिका रहा। एक ऐसा वक्त भी आया जब हुमायूं ने इसे ईरान के बादशाह को तोहफे में दे दिया, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये घूम फिर कर वापस हिंदुस्तान लौटा और शाहजहां के मशहूर जमाना तख्ते ताऊस की सबसे बड़ी जीनत बन गया। अब इस 186 के हिंसे के पीछे छुपी कहानी सुनिए। हुआ कुछ यूं कि औरंगजेब ने सोचा क्यों ना इस हीरे को मजीद चमकदार बनाया जाए। उसने उस वक्त के एक मशहूर जौहरी को यह काम सौंपा, लेकिन इस जौहरी से ऐसी भयानक गलती हुई कि 793 कैरेट का वो विशाल हीरा टूटकर सिर्फ 186 कैरेट का रह गया। इनाम मिलना तो दरकिनार, औरंगजेब ने गुस्से में आकर इस पर भारी जुर्माना ठोक दिया। और बिल्कुल यहीं से कोहिनूर से जुड़ी वो मशहूर और खौफनाक लानत सामने आती है। तारीखी तौर पर यह बात बड़ी शिद्दत से नोट की गई कि जिस भी मर्द हुक्मरान के पास ये हीरा आया उसका अंजाम बहुत भयानक हुआ। बाबर, हुमायूं और शाहजहां की जिंदगियां और उनका इख्तिताम इसकी वाज़े मिसालें हैं। और मजे की बात देखें, अकबर के पास ये हीरा कभी नहीं रहा और उसका दौरे हुकूमत सबसे शानदार और पुरअमन साबित हुआ। तीसरा हिस्सा नादिर शाह और नया नाम। वक्त के साथ मुगल सल्तनत कमजोर पड़ गई। इस जवाल का फायदा उठाते हुए ईरान से नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और बेपनाह तबाही मचाई। उस वक्त का बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला हीरे को अपनी पगड़ी में छुपाकर घूमता था, मगर नादिर शाह को इसकी भनक लग गई। उसने चालाकी से दोस्ती और अमन के नाम पर पगड़ियों के तबादले की पेशकश की और यूं बातों ही बातों में यह हीरा उसके हाथ लग गया। जैसे ही मोहम्मद शाह रंगीला ने पगड़ी उतारी और वो चमकता हुआ पत्थर जमीन पर गिरा तो उसकी रोशनी से आंखें खीरा हो गईं। नादिर शाह उसकी चमक देखकर दंग रह गया और बेसाख्ता पुकार उठा, कोहे नूर यानी रोशनी का पहाड़। बस यहीं से इसे अपना ये नाम मिला। मगर याद रहे, लानत ने यहां भी अपना काम दिखाया। नादिर शाह जल्दी पागल हो गया और उसके अपने ही मुहाफिजों ने उसे मौत के घाट उतार दिया। नादिर शाह के बाद ये अफगान हुक्मरानों के पास चला गया। इस हीरे की कीमत को बयान करने का इससे खूबसूरत अंदाज शायद ही कोई और हो। शाह शुजा दरानी की अहलिया वफा बेगम ने कहा था कि अगर 4 पहलवान चारों सिमतों में पत्थर फेंके और एक पत्थर सीधा आसमान की तरफ और इस पूरी जगह को खालिस सोने से भर दिया जाए, तब भी वो सोना कोहिनूर की कीमत के बराबर नहीं हो सकता। क्या जबरदस्त बात है। चौथा हिस्सा सिख सल्तनत से बरतानवी राज। शाह शुजा को जब बगावत की वजह से अफगानिस्तान से भागना पड़ा तो उसने लाहौर आकर सिख सल्तनत के महाराजा रणजीत सिंह के यहाँ पनाह ली। इस पनाह के बदले महाराजा को कोहिनूर मिल गया। वो इसे बड़े फख्र से पहनते थे, मगर वही बात, लानत का साया उन पर भी पड़ा। बहुत जल्द महाराजा पुरस्रार बीमारियों का शिकार हो गए और उनकी सेहत मुसलसल गिरती चली गई। महाराजा रणजीत सिंह मौत से पहले इस हीरे को एक मंदिर में दान करना चाहते थे, लेकिन वजीरों ने ऐसा होने नहीं दिया। 1839 में उनकी मौत के बाद सिख सल्तनत ताश के पत्तों की तरह बिखर गई।
अंदरूनी साजिशों और कत्लो गारत के बाद बरतानवी फौजी ने हमले शुरू कर दिए और 1849 तक पूरी सल्तनत पर कब्जा कर लिया। खून और तबाही का यह सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब जरा इस 50,000 के हिंसे पर गौर करें। 1849 के मुआहिदा लाहौर के तहत सिख सल्तनत के आखिरी वारिस, जो कि महज 5 साल का एक बच्चा दलीप सिंह था, उसे मजबूर किया गया कि वो अपनी पूरी सल्तनत और कोहिनूर दोनों बरतानवी राज के हवाले कर दे। इसके बदले उसे 50,000 पाउंड्स की सालाना पेंशन दी गई, जो आज के दौर में कोई 55 करोड़ रुपए बनते हैं। एक बच्चे से उसकी पूरी दुनिया छीन ली गई। 5वां हिस्सा, मलका का ताज और लानत। अब यह हीरा हिंदुस्तान छोड़कर एक बहरी जहाज के जरिए इंतहाई खुफिया तौर पर लंदन की तरफ रवाना हुआ। समुद्री सफर इतना खतरनाक था कि जहाज तूफान में डूबते डूबते बचा। लेकिन कमाल की बात यह है कि जब इसे लंदन में अवाम के सामने नुमाइश के लिए रखा गया तो लोग बिल्कुल भी मुतासिर नहीं हुए। उन्हें इसकी चमक कुछ खास नहीं लगी और वो काफी मायूस हुए। लोगों की इस मायूसी को देखते हुए मलका विक्टोरिया ने अहकामात दिए कि हीरे को यूरोपीय अंदाज में दोबारा तराशा जाए। तकरीबन 38 दिन की कड़ी और मेहतात मेहनत के बाद उसे शाही ताज में फिट करने के लिए तैयार किया गया। नतीजा क्या निकला? हीरे की चमक तो बढ़ गई, मगर इसका वजन मजीद कम होकर सिर्फ 105.6 कैरेट रह गया। यहाँ इस कहानी का एक और इंतहाई हैरानकुन पहलू सामने आता है। ब्रितानवी राज ने इस हीरे से जुड़ी लानत की कहानी को बाकायदा तस्लीम किया। उन्होंने देखा कि ये हीरा जिस मर्द के पास रहा वो बर्बाद हो गया, तो उन्होंने उसूल बना लिया कि इसे कोई मर्द नहीं पहनेगा। यही वजह है कि मलका विक्टोरिया के बाद से लेकर आज तक इसे सिर्फ और सिर्फ शाही खानदान की खवातीन ही इस्तेमाल करती हैं। लानत से बचने का क्या अनोखा तरीका निकाला गया। छठा और आखिरी हिस्सा, आज कोहिनूर किसका है। अब आते हैं आज के दौर की तरफ। मौजूदा वक्त में यह सवाल बार बार उठता है कि आखिर तकनीकी और अखलाकी तौर पर इस हीरे का मालिक कौन है। यह अब महज एक अजायब घर की जीनत नहीं है, बल्कि ये कई ममालिक के दरमियान एक इंतहाई पेचीदा और गर्म बैनुल-अक़वामी तनाज़ा बन चुका है। आज के दिन 4 मुख्तलिफ ममालिक इस हीरे पर अपना हक जताते हैं। हिंदुस्तान ने 1947, 1953 और फिर 2000 में बाकायदा इसकी वापसी का मुतालबा किया। इसके साथ साथ पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान भी ये दावा करते हैं कि ये उनकी मिल्कियत है। लेकिन बरतानिया का मौकिफ बड़ा सख्त और वाज़ेह है। उनका कहना है कि यह हीरा अब 150 सालों से उनकी कानूनी विरासत का हिस्सा है और इस पर कोई गुफ्तगू नहीं हो सकती। 2016 में हिंदुस्तानी सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से एक इंतहाई अहम कानूनी बहस हुई। एक एनजीओ का मौकफ था कि यह हीरा अंग्रेजों ने धोखे से लूटा और चोरी किया था, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत के सॉलिसिटर जनरल ने कानूनी दलील दी कि तकनीकी एतबार से बरतानिया ने यह हीरा 1849 के मुआहिदा लाहौर के तहत बाकायदा हासिल किया था। इसी कानूनी नुक्ते की बुनियाद पर अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया। तो इस तमाम तज्जिये के बाद एक बहुत ही गहरा और चुपता हुआ सवाल उभरता है, क्या कोहिनूर महज शाही शानो शौकत और एक शानदार विरासत की अलामत है, या फिर ये साम्राज्यी कब्जे, जंगों और खूनरेज तारीख की एक लानतज़दा यादगार है। जब इंसान इसकी चमक के पीछे छुपे अंधेरों पर गौर करे तो ये सवाल वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है। शायद इस बहस का कोई हतमी जवाब कभी ना मिल सके,